मैसेज कर रहा है। क्या बेटा आर्यन क्या? यस ने मुझे मैसेज किया, उससे आंसर आना था। वो जूम यूजर वाला? यस सर। आर यू कंफर्म्ड इज दैट यस? ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि अगर चार्ज को हम वेरियस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से हमें चार्ज डेंसिटी के टर्म को यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी एक बॉडी पर अगर चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो हो सकता है बॉडी अगर वन डायमेंशनल है तो वन डायमेंशन में चार्ज फैल जाएगा, टू डायमेंशनल है एरिया है तो वहां पर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें तीन तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़नी है। फर्स्ट है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा। तो सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसपे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, है ना, और लेट इसकी लेंथ है एल। तो यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन में, यस यस यू हैव रेज योर हैंड। सर अभी तक क्या क्या कराया है मुझे बेटा तो बस अभी नहीं आता। स्टार्ट कर रहे थे, आगे से आप अपना जो भी रियल नेम है उससे एंटर करना। यस, ओके सर। ठीक है। ओके, तो बस यहीं से स्टार्टिंग हमने करी है और सेशन रिकॉर्ड हो भी रहा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा। और ये कब यूज होगा? जब चार्ज आपका वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो उसके लिए हम लैम्डा यूज करेंगे। लैम्डा विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए जो चार्ज है वो वेरिएबल है, वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तब उसमें हम लिख लेंगे लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। जैसे करंट के आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए चार्ज टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो हम उसको डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यस यहाँ सर। पर भी है, ऐसे यहाँ पर भी है। अगर आप का जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हमें टोटल चार्ज पता है क्यू है, टोटल लेंथ पता है एल है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? लैम्डा। अगर चार्ज आपका लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो हम उसमें लिख लेंगे लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। बट मेन थिंग इज दैट जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बराबर कितनी होगी? क्यू अपॉन एल। और जनरली जो हमें क्लास 12 फिजिक्स में सीबीएसई में करना है उसमें हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चार्ज इक्वल टू क्यू अपॉन एल वाला। ठीक है, ये हम जनरली 12th क्लास सीबीएसई में यूज नहीं करते, कॉम्पिटिटिव में ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, बट इन सीबीएसई वी विल यूज ओनली दिस मच फॉर्मूला। ठीक है, ओके। ये है वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। अब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो टू डायमेंशनल है तो उसके लिए किस तरह से, मान लीजिए हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक प्लेन शीट पर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये प्लेन शीट है, इस पर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे किसी स्मॉल पोर्शन में चाहिए कि कितना चार्ज फैला हुआ है, मतलब मुझे स्मॉल पोर्शन के लिए देखना है कि वहां पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल होगा वो रहेगा सिग्मा। हेयर यू कैन सी सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी एंड इट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, जो भी एरिया है। ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला है जैसे वहां पर था चार्ज अपॉन लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट आपका टू डायमेंशनल है, अगर आपने चार्ज को टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट किया हुआ है, तब के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे सिग्मा एंड इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एस। अगर चार्ज मान लीजिए सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है तब हम लिख लेंगे डी क्यू अपॉन डी एस। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? कोलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा की एसआई यूनिट हो जाएगी कोलम पर मीटर स्क्वायर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा। कब यूज करते हैं? जब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मान लो एक स्फेयर है, स्फेयर के सरफेस पे मैं चार्ज दे रहा हूँ तो वो सिर्फ स्फेयर पर फैलेगा, सरफेस पर, तब के लिए हम सिग्मा यूज कर लेंगे। वायर है, थिन वायर है, वहां पर चार्ज सिर्फ वन डायमेंशन में फैलेगा तो वहां पर हम लैम्डा यूज कर लेंगे। लेकिन सपोज करो मेरे पास एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है लाइक अ क्यूब और लाइक अ सॉलिड स्फेयर, तब के लिए जो चार्ज डेंसिटी होगी इट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, रो से इसको हम डिनोट करते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट होती है कोलम पर मीटर क्यूब। तो तीनों टर्म क्लियर है। लैम्डा कब यूज करेंगे, सिग्मा कब यूज करेंगे और रो कब यूज करेंगे?
लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज वायर में फैला हो, वेरी थिन वायर में, बहुत पतला वायर है, वन डायमेंशनल है। सिग्मा यूज करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट सीट पर फैला हुआ है, किसी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर फैला हुआ है। रो कब यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज एक वॉल्यूम में फैला होगा। तो क्लियर है तीनों टर्म, तीनों चार्ज डेंसिटी। अब आप यस इसमें सर। लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट। डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो, दैट सिग्मा विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज पर सरफेस एरिया। सर एक बार इससे पहले वाली स्लाइड की हाँ। बात। यस, सर 3D में क्या वो होगा यूज? 3D में रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा। एक्चुअली में ये जो तीनों चीजें मैंने पढ़ाई हैं, ये हम कब यूज करेंगे, जब हम गोजलो पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन हमें करनी होती है गोजलो की, वहां पर इन चीजों का यूज होगा। ओके सर। ये चार्ज ऑन लाइन कैलकुलेट। यस बेटा, जब एक वायर पर या बहुत थिन पोर्शन पर चार्ज फैला होगा, उसको हम लाइन चार्ज बोल देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर ये पूरा लिखना है? नो, बस डेफिनेशन और फॉर्मूला, ऐसा यूनिट। ओके जी सर। दिस वन, एक वायर इस तरह से फिगर बना लेना आप जब इसको लिखो। डन बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में भी आप लिख लीजिए, सिर्फ डेफिनेशन, फॉर्मूला, ऐसा यूनिट और उसके साथ फिगर। सर गॉस लॉ के अंदर टोटल कितनी डेंसिटी आती है, चार्ज डेंसिटी? 3 बेटा, हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही होते हैं, 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन होगा। अच्छा, मतलब उनके डायमेंशंस पर डिपेंड यस बेटा, करेगी। यस। ओके सर।
डन। यस सर। ओके, यहाँ पर ये टाउ का साइन है, बट आप इसको वॉल्यूम में लिख लेना क्योंकि हम वी से ज्यादा फेमिलियर है वॉल्यूम से, मीनिंग वही है। सर टाओ एक अलग लाइक नहीं, वो है। वही है, वॉल्यूम ही है बेटा, वॉल्यूम ही है। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एरिया वेक्टर। वैसे देखा जाए जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जब मैं इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ एरिया वेक्टर, ये भी हम गोजलो में काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं एरिया वेक्टर। तो इसको समझते हैं है क्या। तो देखो आपने 11th क्लास में ए क्रॉस बी करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला होगा, आई थिंक हाफ ए क्रॉस बी, और पैरेललोग्राम का एरिया निकाला होगा हाफ ए क्रॉस बी। और जब भी आप ए क्रॉस बी करते थे, तो एक स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलती है ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये है कि एरिया वेक्टर अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जब भी हम कोई वेक्टर लिखते हैं तो उसमें दो चीजें रहती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी जब हम एरिया वेक्टर लिखेंगे किसी भी एरिया के लिए, सपोज करो मेरे पास ये पर्टिकुलर एरिया का मुझे एरिया वेक्टर लिखना है, तो एरिया वेक्टर के लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैग्नीट्यूड, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई बाय एन कैप। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक ऐसा वेक्टर जो कि इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। इस तरह से एन कैप रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये सरफेस एरिया है तो एन कैप रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि इस सरफेस से, जिसका मुझे एरिया वेक्टर निकालना है, उस सरफेस से 90 डिग्री पर होगा। एन कैप हमेशा नॉर्मल पे रहेगा। ठीक है, अगर ये वाला सरफेस है तो इस पे नॉर्मल आउटवर्ड, ये वाला सरफेस है लोअर वन तो नॉर्मली आउटवर्ड, इधर वाला है नॉर्मली आउटवर्ड, इधर वाला है नॉर्मली आउटवर्ड। तो जब भी हमें एरिया वेक्टर लिखना होगा डीएस वेक्टर, वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। क्लियर। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया है डीएस वेक्टर, जिसको हम कैसे लिख रहे हैं, डीएस मल्टीप्लाई में एन कैप। एन कैप हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड वेक्टर, नॉर्मल होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा जिस भी एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक, आप इसको लिख लीजिए एरिया वेक्टर को। काफी ज्यादा इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे एरिया वेक्टर का। सो राइट अबाउट इट। सिर्फ एरिया वेक्टर अभी के लिए लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको बताऊंगा। Written everyone area vector? Yes sir.
Yes. Okay, next topic would be electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप मुझे बताना कि अगर इन जनरल हम वर्ड बोल रहे हैं फ्लक्स, तो उस फ्लक्स का मतलब क्या होता है? कभी आपने ये वर्ड यूज करा है डेली लाइफ में? कभी भी फ्लक्स क्या होता है? कोई भी जनरल नहीं मीनिंग सर। नहीं करा? एनी नंबर। हाँ, एनी नंबर, बिल्कुल सही। हम फ्लक्स कह सकते हैं किसी चीज का नंबर। जैसे मान लीजिए कहीं पर व्हीकल गुजर रहे हैं किसी रेड लाइट से, और वो ग्रीन लाइट हो रही है, टर्न हो रही है ग्रीन में, तो वहां से काफी सारे नंबर ऑफ व्हीकल गुजरेंगे। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फ्लक्स ऑफ द व्हीकल। सो फ्लक्स ऑफ पर्सन, फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट विच इज मूविंग फ्रॉम वन कॉरिडोर टू अनदर कॉरिडोर। तो फ्लक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी चीज के नंबर को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ठीक है। सो अवर टॉपिक नाउ इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, किसका नंबर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सरफेस एरिया है, तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही होंगी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी, जो कि नॉर्मल होगी। ठीक है, ओनली दोज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पर हम क्या लेंगे? उसका नंबर, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए पास हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यस सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है सर वो तो इमेजिनरी होती है, तो फिर सर हम नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकाल सकते हैं? उसी को निकालने के लिए मेथड दिया था गॉस लॉ ने, वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से हम इस चीजों को, जो कि इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती है, इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, इसको कैसे निकालेंगे, वो गॉस लॉ से हमें सीखना है बेटा। उसी के लिए हम ये थोड़ी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं। ओके सर। Okay, so you can see here that the definition is total number of electric line of force passing normally through the surface। ये definition हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली या नॉर्मली पास हो रही है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको मैथमेटिकली कैसे फाइंड किया जाए? यहाँ पर तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी चीज का नंबर है। किसका नंबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो इसको मैथमेटिकली कैसा लिखा जाए? पहले एक चीज सुनते हैं। यहाँ पे देखो, टोटल नंबर मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं नंबर बोल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या लगना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी? नंबर है किसी चीज का, स्केलर। स्केलर। तो इस चीज को हमेशा Scalar. ध्यान रखना कि इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। यू कैन राइट आल्सो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी मैं डेफिनेशन लिखने का समय भी आपको दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये बात तो क्लियर है। दूसरा, जब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं तो मैं दो वर्ड मेजरली यूज कर रहा हूं यहाँ पर। क्या क्या? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकता हूं मैं डायरेक्टली। और दूसरा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सरफेस एरिया। तो कहीं ना कहीं जो सरफेस, कहीं ना कहीं जो फ्लक्स होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपके पास। दूसरा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने के लिए अवेलेबल सरफेस कितना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या कहा था कि नॉर्मली पास होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो एंगल पर भी डिपेंड करेगा। तो एक्चुअली में फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। यस आदर्श? सर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है? यस। सर वैसे तो ये थोड़ा आगे का चीज है, बट हमने एक जगह लिखा हुआ है स्कूल में कि फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds cos थीटा। तो अगर cos ही लग गया तो वो स्केलर कैसे हो सकती है? चलिए, अभी मैं बस उसी पे 2-3 मिनट अगर आप रुकते तो मैं उसी को अभी एक्सप्लेन कर देता। जस्ट मिनट। देखो, तो मैं बता रहा था आपको, मैं जवाब देता हूँ आदर्श। फ्लक्स मैंने बताया कि दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर और सरफेस एरिया पर, एंगल पर। और आदर्श कह रहे थे कि उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा है E/S cos थीटा। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो बराबर होगा E.S। E.S। अब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? स्केलर या वेक्टर? डॉट प्रोडक्ट स्केलर। Scalar. आदर्श? Scalar. हाँ
समझ में आ गया क्यों है स्केलर क्वांटिटी? यही मैंने फॉर्मूला गलत आपने पढ़ा एक्सप्रेशन होगा बताया। आदर्श, ई डॉट एस। हाँ सर। हाँ ओके, तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वैसे तो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, बट क्योंकि मैथमेटिकली अगर हम मैथमेटिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट होगा। किस किस का? इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर से, ठीक है। सो यू कैन से दैट अगर आपके पास कंप्लीट एरिया पता हो तो फाई बराबर होगा ई डॉट एस, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सरफेस एरिया मतलब एक स्मॉल एरिया के लिए अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो हम क्या लिखेंगे? तब हम लिखेंगे डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पर डिपेंड नहीं कर रही है तब के लिए हम उसको लिख सकते हैं ई इंटू में एस कोस थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड और एस का। तो एक तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला इस पर स्टार मार्क कर लेना और ये फॉर्मूला लिख लेना। मतलब अगर आप इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हो डी फाई तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा और वो बराबर होगा ई डॉट डी एस के। अगर आपको टोटल एरिया पता है तब तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर टोटल नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है वी कैन से, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग लिख करके ये डेफिनेशन लिखना और ये फॉर्मूला दोनों, और ये फिगर मैं आपको थोड़ा आसान बनवा देता हूँ। जस्ट आप एक ऐसा फिगर बना लो कि लेट कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और वो किसी एरिया से ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो हम स्मॉल एरिया अगर सेलेक्ट कर रहे हैं डी एस, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा। अभी इसके बारे में और डिस्कशन हमें करना है, ये अभी बेसिक है, इनिशिएट कर रहे हैं जस्ट हम। तो यहाँ तक चीजें सब क्लियर है। सो यू कैन राइट, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सर यस बोलिए। एक बार फॉर्मूला वाला वापस बताना कौन सा कहाँ पे यूज होगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूला एक बार आप इसको लिख लीजिए, मैं फिर अलग से नोट बना देता हूँ इसके, मतलब कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। मैं लिख भी देता हूँ साइड में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सिंपली ई डॉट एस, ई डॉट एस। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट होगी तब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ई डॉट एस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड में अगर लिखूं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है ई एस और कोस थीटा, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट है ना। इसीलिए मैंने आपको 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान में करवाता था और साइन प्रोडक्ट पे भी वो भी हमने यूज करा था। तो कोस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो थीटा है ना, ये समझना अच्छे से, मैं इसको आगे डिटेल में भी करवाऊंगा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा? तो थीटा एंगल होगा, थीटा विल बी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा होगा एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, बिल्कुल सही। एरिया के साथ नहीं, एरिया वेक्टर के साथ, रन कैप के साथ। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इतनी चीजें लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे एरिया आपको लेना है। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीख लेते हैं तो आपको गॉस लॉ में कोई भी टिपिकल चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी। सारी जगह गॉस लॉ में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस्तेमाल करते रहेंगे।
बेटा मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा रिवाइज आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है। आपने लिख लिया यहाँ तक चीजें? नेक्स्ट पेज पर मैं वही समझाने वाला हूँ कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है विद एग्जांपल आल्सो। रिटर्न। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। आपने लिख लिया है चीजों को, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। मतलब वेक्टर फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, बट इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है। अब समझाता हूँ मैं आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है। यस, आप अपना हाथ, यू हैव रेज योर हैंड, सो लोअर इट, लो डाउन इट। ओके, सो 1 मिनट है हमारे पास, आप फिर से रिज्वाइन कर लेना अगर क्लास बीच में बंद हो जाती है। बट मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं समझाऊंगा अच्छे से, तो 1 मिनट के बाद ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने समझा लिया, 1 मिनट के बाद फिर से रिज्वाइन करना आप, तब मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है। अभी तक के लिए हमने ये सीखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, E इंटू में S इंटू में cos